हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज यहां बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। दरअसल व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो अपडेट की थी। नए साल के आगमन के साथ ही उसने अपनी व्हाट्सएप की जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेशंस किए हैं और उसी अपडेशन को लेकर लोगों में जो है असमंजस की थोड़ी स्थिति बनी हुई है। डेटा शेयरिंग को लेकर कि किस तरीके से जो है उसमें लोगों में रूमर्स है कि जो उसमें डेटा जो है वो सभी का शेयर कर दिया जाएगा, इस तरीके का थोड़ा उनमें असमंजस है। तो इसी वजह से व्हाट्सएप ने अब इस अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट की है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि वो किसके साथ और कितना और किसका डेटा शेयर होगा और किसका डेटा शेयर नहीं किया जाएगा और किस आधार पर डेटा शेयर किया जाएगा। तो उसने सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। तो वो क्या है, वो किस तरीके से इसमें डेटा शेयर होगा, या जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है अपडेटेड, उसमें क्या बातें कही गई हैं, उसको जानने से पहले हम डायमेंशंस पर बात कर लेते हैं जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। खबर हम जान चुके हैं और क्योंकि इसमें अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी की बात हो रही है तो वो नई नीति के बारे में जानेंगे जो अपडेटेड है। और भारत में जो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है, इसके मामले में क्योंकि डेटा शेयरिंग की बात हो रही है तो यहाँ इसके संदर्भ में भी जानना हमें ज़रूरी है, इसके बारे में भी। और इस पॉलिसी के जो नई पॉलिसी है, अपडेटेड पॉलिसी है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित क्या चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और उनको लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे और फिर आखिर में रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए जान लेते हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। लेकिन उससे पहले क्योंकि जो लोगों में जो ये अपडेट हुई है पॉलिसी, तो जैसे मैंने बताया कि लोगों में इसको लेकर रूमर्स हैं। किस तरीके के रूमर्स? डेटा शेयरिंग को लेकर एक असमंजस की स्थिति है कि इसमें डेटा जो है सभी लोगों का शेयर कर दिया जाएगा और जो है इसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। तो इसी को लेकर जो व्हाट्सएप ने अब क्लैरिफिकेशन जारी किया है उसमें उसने सारा बताया है कि किस तरीके से जो है इसमें किन आधार पर डेटा शेयर होगा और किसका डेटा शेयर किया जाएगा और किसके साथ किया जाएगा। तो अब उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो व्हाट्सएप है वो क्या डेटा शेयर करता है। और व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ करता है। अब फेसबुक के साथ क्यों करता है? क्योंकि फेसबुक जो है व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो ये उसके साथ किस तरीके का डेटा शेयर करता है? तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या फ़ोन नंबर है, क्योंकि हम अपने फ़ोन नंबर के थ्रू ही व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाते हैं। और सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। और जो कनेक्शंस है व्हाट्सएप के थ्रू जो हम कनेक्ट रहते हैं वो शेयर करता है। और इसके अलावा जो मोबाइल डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, आईपी एड्रेस शेयर करता है। और अब क्योंकि व्हाट्सएप पेमेंट्स भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स रिलेटेड डेटा है वो भी शेयर करता है। अब क्या इसकी जो पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी जो है, वो क्या दुनिया भर में एक जैसी है? तो अगर हम फेसबुक की ही बात कर लें तो ये यूरोपियन यूनियन में कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो GDPR है यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो दुनिया के जो सबसे कड़े रेगुलेशंस में से एक माना जाता है। और इसी वजह से जो वहाँ के यूज़र्स हैं उनका अपने डेटा पर कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा है। और इसी की वजह से जो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो दुनिया भर के मुकाबले थोड़ा अलग हो जाती है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं कि इस जो नई अपडेटेड पॉलिसी है इसमें क्या कहा गया है। तो उसमें उसने साफ तौर पर कहा है, व्हाट्सएप का कहना है कि जो इसमें जो व्यक्तिगत जितने भी पर्सनल मैसेजेस होंगे वो इंक्रिप्टेड रहेंगे, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेंगे। अब यहाँ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड क्या होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन या एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होना क्या होता है? तो दरअसल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होना एक कम्युनिकेशन का ऐसा सिक्योर मीडियम है जिसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक यानी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो थर्ड पार्टी है उसके एक्सेस को प्रिवेंट करता है।
यानी कि जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो डेटा ट्रांसफ़र किया गया है उसमें किसी थर्ड पार्टी की जो पहुंच है उसको दूर बनाए रखता है, उससे उसको प्रिवेंट रखता है, वो होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और इसमें उसने साफ कहा है कि जो पर्सनल मैसेजेस हैं उनके अलावा, जो हम जैसे जो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को करते हैं वो पर्सनल मैसेजेस हैं, उनके अलावा जो मैसेजेस होंगे वो डेटा शेयरिंग या उसका डेटा शेयर होगा। और इससे जो पर्सनल जो भी वो रहेगा, डेटा रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा या कॉल्स रहेंगी, व्हाट्सएप उनको ना फेसबुक के साथ शेयर करेगा, ना ही किसी और कंपनी के साथ शेयर करेगा उसकी, और ना ही जो आपके जो पर्सनल कॉल्स रहेंगी उनको ना व्हाट्सएप सुनेगा और ना ही किसी और के साथ शेयर करेगा। और इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, जो पर्सनल ग्रुप्स हैं, उनका भी जो डेटा है वो ऐड के पर्पस से किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेंगे। अब एड्स के पर्पस से यहाँ क्या हो गया, मतलब एड्स के पर्पस से मतलब ये है कि जब कोई भी यूज़र किसी ऐप को यूज़ करता है, तो जब हम किसी ऐप को यूज़ करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं कोई भी, तो उसमें वो आपके इंटरेस्ट को समझता है कि आपका इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में है, आपके नेचर को समझता है, यूज़र के नेचर को समझकर उसी के हिसाब से अपने जो एड्स हैं उनको अपडेट करता है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाता है। तो मार्केटिंग के पर्पस से जो है वो इनको यूज़ नहीं करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा जो कौन से मैसेजेस जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, जो बिजनेस पर्पस से जो भी मैसेजेस रहेंगे तो उनका जो डेटा है वो शेयर करेगा। बिजनेस पर्पस से मैसेजेस कौन से हो सकते हैं, तो बिजनेस पर्पस से जो मैसेजेस रखने, ऐसे जो भी बड़े बिजनेस हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू चलाते हैं, जो इसकी होस्टिंग सर्विसेज के थ्रू, यानी व्हाट्सएप की जो होस्टिंग सर्विसेज है उसके थ्रू चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ होस्टिंग सर्विसेज क्या है, तो होस्टिंग सर्विसेज दरअसल क्या होती है, ये ऐसी एप्लीकेशंस या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर से एक्सेस करती है, आमतौर पर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, तो वो होस्टिंग सर्विसेज होती हैं। अब इसमें बिजनेस पर्पसेस से मैसेजेस कौन से, जैसे अगर कोई एक बिजनेस चला रहा है और कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, कोई यूज़र या किसी ऐसे ग्रुप का मेंबर है, तो वो कम्युनिकेशन या वो मैसेजेस जो है वो डेटा शेयरिंग उनकी होगी। वो मार्केटिंग के पर्पस से, जो किसी कंडीशन में वो मार्केटिंग के पर्पस से उस डेटा का यूज़ किया जा सकता है, व्हाट्सएप ने ऐसा बताया है। और इसके अलावा जो पर्सनल वो हैं, जो पर्सनल मैसेजेस में है, इसमें किसी ऑफिस का ग्रुप है, कोई RWA है या स्कूल ग्रुप्स है, वो भी इससे बाहर रहेंगे, यानी कि वो पर्सनल मैसेजिंग में ही आएंगे, उन्हें बिजनेस मैसेजिंग में नहीं काउंट किया जाएगा। और जो जैसे मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का अगर यूज़ होता है और जिसमें जो भी, अगर आप उसमें कोई, या तो आप चला रहे हैं या आप उसके मेंबर हैं, तो इस तरीके का डेटा जो है वो बिजनेस मैसेजिंग के अंदर काउंट होगा। अब इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कि जो ये व्हाट्सएप ने जो ये बिजनेस पर्पस से जो ये मैसेजिंग है उनका मार्केटिंग पर्पस से क्यों शेयर करेगा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम अब की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में जो व्हाट्सएप है उसके 50 मिलियन से भी ज़्यादा जो है बिजनेस अकाउंट्स हैं, तो इससे उसे मोनेटाइजेशन से फ़ायदा मिल सकता है। मोनेटाइजेशन से किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से वो, जब हम मान लीजिए हम कोई ऐप पर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो उस ऐप पर वो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जब हम कोई और ऐप यूज़ करते हैं तो आमतौर पर हमें उसी तरीके का वो प्रोडक्ट उस पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या है कि क्योंकि अगर उस ऐप ने उस दूसरी ऐप के साथ हमारा डेटा शेयर किया होता है, तो उससे क्या है, एक यूज़र के नेचर को समझने में आसानी होती है, यानी कि नेचर, जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट किस तरह के प्रोडक्ट में है, तो इससे जो है वो अपनी जो एड्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, उसी के नेचर के अकॉर्डिंग अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको बनाता है, तो इससे उसको फ़ायदा मिलता है, मोनेटाइजेशन में फ़ायदा मिलता है उससे। अब यहाँ हमने एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट 3 जो मैसेजिंग सर्विसेज हैं उनको, मैसेंजर्स को दिखाता है, एक व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम। यहाँ व्हाट्सएप आप सब जानते हैं, टेलीग्राम आप सब जानते हैं।
यहाँ इन दिनों सिग्नल काफ़ी फेमस हो रहा है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप की जब से नई अपडेटेड ये पॉलिसी आई है उसके बाद से सिग्नल काफ़ी फेमस हो रहा है काफ़ी लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है इसके बाद स्विच कर गए और भी जो सर्विसेज हैं और भी जो मैसेंजर्स हैं उनमें। तो सिग्नल दरअसल 2018 में बनी थी और इसमें ख़ास बात यह है कि जो इसके को फाउंडर हैं वो ब्रायन एक्टन हैं, जो कि व्हाट्सएप के भी को फाउंडर थे। ब्रायन एक्टन सिग्नल के को फाउंडर हैं और वो व्हाट्सएप के भी को फाउंडर थे। तो अब यहाँ ये जो चार्ट है ये पर्सनल मैसेजिंग के मामले में है कि उसमें क्या क्या रहेगा, कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा, दोनों में होगा, सिग्नल और व्हाट्सएप दोनों में होगा। और टेलीग्राम की बात करें तो इसमें सिर्फ सीक्रेट चैट्स और सभी कॉल्स के मामले में रहेगा। डिसअपियरिंग मैसेजेस तीनों में रहेंगे। और चैट बैकअप्स की बात करें तो व्हाट्सएप में रहेगा और सिग्नल में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल जो है अपने सर्वर पर जो डेटा है वो स्टोर नहीं करता है। और टेलीग्राम में इसके क्लाउड पर रहेगा। और स्क्रीन लॉक तीनों में है। और एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें तो व्हाट्सएप और सिग्नल में नहीं है और टेलीग्राम में कंडीशनल है। ग्रुप चैट सिक्योरिटी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है व्हाट्सएप और सिग्नल में, और इसमें टेलीग्राम में नहीं है। वीडियो एंड वॉइस कॉल्स तीनों में है। तो ये जो व्हाट्सएप का जो ये सब बताया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, ये पर्सनल मैसेजिंग की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, यानी द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दरअसल इस बिल में जो है इस तरह की नीतियां और प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत जो गोपनीयता है उसकी घुसपैठ को रोकती हैं। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? जो पर्सनल डेटा है उसके प्रोसेसिंग को इसमें प्रोहिबिट किया गया है, यानी उसके जो प्रसंस्करण है उसका निषेध किया गया है। और इसकी जो संग्रह की सीमा संग्रह है उसको सीमित किया गया है, उसकी लिमिटेशन लगाई गई है। और जो डेटा है उसकी विश्वसनीयता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और जो पर्सनल डेटा है उसके जो प्रोसेसिंग है उसके लिए उस व्यक्ति की कंसेंट की ज़रूरत होगी, यानी उसकी सहमति की ज़रूरत होगी अगर उसका डेटा प्रोसेस किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में जो कंसेंट है किसी भी इंसान का किसी भी व्यक्ति के डेटा को, उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसकी सहमति के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ आधार तय किए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पॉलिसी और जो व्यक्तिगत डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसके प्रोसेसिंग में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इसके तहत भारत के बाहर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा है उसके प्रसंस्करण को यानी उसकी प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इस बिल में एक अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या? कौन सी? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के साथ साथ एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी गठन का प्रावधान किया गया है। अब हम इसकी बात करें आगे तो इसमें जो डेटा प्रोटेक्शन है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किसमें? एक व्यक्तिगत डेटा और दूसरा गैर व्यक्तिगत डेटा, यानी पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा। तो अगर पर्सनल डेटा यानी व्यक्तिगत डेटा की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा डेटा जिससे किसी व्यक्ति विशेष की पहचान की जा सके वो व्यक्तिगत डेटा होता है। और अगर नॉन पर्सनल डेटा की बात करें तो इसमें कुल डेटा शामिल होता है, यानी कि जिस डेटा के थ्रू किसी एक व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं की जा सके वो नॉन पर्सनल डेटा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की लोकेशन पता करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की लोकेशन पता करते हैं तो वो हो गया उसका व्यक्तिगत डेटा। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक साथ बहुत सारे ड्राइवर्स की लोकेशन पता करते हैं, जो कि आमतौर पर जो यातायात का जो प्रवाह है उसको जानने के लिए किया जाता है, तो वो हो गया नॉन पर्सनल डेटा, क्योंकि इसमें किसी एक इंसान की, एक व्यक्ति की जो है डेटा जो है उसको व्यक्तिगत पहचान के लिए वो डेटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें कुल डेटा शामिल है। तो इन दो आधारों पे जो डेटा प्रोटेक्शन जो डेटा है उसको बांटा जाता है। अब हम बात करें इस बिल की ज़रूरत की
कि जो बिल है इसकी ज़रूरत क्यों। तो अगर इसकी आवश्यकता पर बात करें तो अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि जो निजता है वो मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। और इसके अलावा अगर वर्तमान में इसके विनियमन की बात करें, यानी किसके, जो नागरिकों के जो व्यक्तिगत डेटा का उपयोग है और या उसका जो हस्तांतरण है उसके विनियमन की बात करें तो ये कौन करता है? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 द्वारा आईटी अधिनियम 2000 के तहत इसका विनियमन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अब इसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट्स के बारे में कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला आसान इंटरऑपरेबिलिटी। किस तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी, किसके लिए? तो अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने कहा था कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्हाट्सएप पर, तो कोई एक व्यक्ति व्हाट्सएप पर तो है, यानी जो यूज़र है वो व्हाट्सएप यूज़ करता है लेकिन इंस्टा और फेसबुक यूज़ नहीं करता। तो अब उससे क्या है, उसका तीनों ऐप्स पर एक्सेस हो सकेगी। इससे ना सिर्फ फेसबुक की जो यूज़र्स पर पकड़ मजबूत होगी बल्कि वो उनके नेचर को समझकर उस तरीके की जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको बना सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जाहिर बात है, जैसे मैंने बताया कि एक यूज़र के नेचर को समझकर जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी तो कहीं ना कहीं वो यूज़र्स को लाभ देगी, क्योंकि जब वो एक ऐप से दूसरी ऐप में ईज़िली एक्सेस पा सकेंगे, ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएंगी उनको तीनों ऐप्स, तो उनको यूज़र्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और जाहिर बात है कि जो फेसबुक है उसकी भी पकड़ मजबूत होगी और जिससे उसको अपनी पॉलिसी को जो है स्ट्रेंथ बनाने में, उसको मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अब नकारात्मक भी कुछ पहलू हैं। तो नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो सबसे पहला तो इसमें यही, क्योंकि डेटा शेयरिंग की बात हो रही है यहाँ, तो इसलिए सबसे पहली जो मुद्दा उठकर आता है, जो नेगेटिव पहलू यहाँ पर निकल कर आता है, वो है निजता की सुरक्षा का या निजता की जो असुरक्षा का मामला है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब डेटा शेयर होगा, चाहे वो बिजनेस मैसेजिंग के का ही डेटा हो, जब वो मार्केटिंग के पर्पस से शेयर होगा तो लोगों में एक असुरक्षा रहेगी कि जो उनकी निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रीच होगी और कहीं ना कहीं उसका कहीं मार्केटिंग के पर्पस से, किसी भी पर्पस से वो यूज़ ना हो, जिससे उनकी निजता की सुरक्षा को ख़तरा हो जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा है। और इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि जब से ये पॉलिसी अपडेट हुई है, तो जैसे मैंने बताया कि सिग्नल को बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब इसकी वजह से, क्योंकि इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो इसकी वजह से जो है लोग दूसरे जो मैसेंजर सर्विसेज हैं उसमें स्विच कर रहे हैं, यानी इसको छोड़कर उसमें स्विच कर रहे हैं और मैसेंजर सर्विसेज को अपना रहे हैं। तो ये भी इसका एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इससे संबंधित चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला चुनौती तो यही है कि जागरूकता की कमी। जैसे मैंने बताया कि अभी लोगों में, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बात की थी कि लोगों में कन्फ्यूजन था, लोगों में बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर रूमर्स भी हैं कि जो फेसबुक है और वो व्हाट्सएप है वो डेटा शेयर कर देगा सबका और कंपनीज के साथ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों में पूरी तरीके से जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से अब व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है ये। तो लोगों को तरीके से जागरूक होने की ज़रूरत है, इसको पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है कि उसमें क्या कहा गया है। उसके हिसाब से फिर बाद में अगर किसी को नहीं लगता है कि उसको ये यूज़ करना चाहिए तो दूसरे उसमें स्विच करे, लेकिन जो बिना इसको समझे और जैसे अचानक से रूमर सुन के या बिना जाने समझे लोग स्विच कर गए, तो ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी को दर्शाता है लोगों की। और इसके अलावा जो कानूनी सहायता का अभाव है, तो कानूनी सहायता के अभाव की बात करें तो जैसे हमने अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की भारत में, तो ये अभी पास नहीं हुआ है। तो अगर कहा जाए तो भारत में एज सच अभी इन सब को देखने के लिए, इन सब के खिलाफ अगर कोई
जो है कोई भी ट्रस्ट ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला आता है, तो इस मामले में भारत में एज सच कोई कानून नहीं है जिससे कि वो इसका हल निकाल सके। तो क्योंकि अभी बिल पास नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, तो ये भी एक मुद्दा है कि कानूनी जो सहायता है वो उसका अभाव है। सत्यनिष्ठा संबंधी मुद्दे, वही कि इंटीग्रिटी का अगर मामला होता है, निजता का मामला भी आता है, तो वो सारे मुद्दे जो हैं ये सब चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां हैं। और जो व्यावसायिक मंचों का मौद्रीकरण है, यानी कि जैसे अब अगर हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर अगर हमारा जो डेटा है उसका मोनेटाइजेशन, मार्केटिंग के पर्पस से उसका यूज़ होता है, मोनेटाइजेशन किया जाता है, उसके पर्पस से किया जाता है उसको यूज़, तो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रोफाइलिंग का मुद्दा हो जाएगा कि मतलब जो एक व्यक्ति है उसकी जो निजता है वो कहीं एक कंटेंट बनकर न रह जाए और निजता का उसकी हनन ना हो जाए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ये एक चुनौती बनकर सामने है। अब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो उस पर बात करें तो क्योंकि जागरूकता की कमी जो है वो बड़ा मुद्दा है एक, तो जागरूकता का प्रसार करना, लोगों को सही तरीके से अवेयर होने की ज़रूरत है, चाहे वो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी हो या किसी भी मैसेंजर सर्विसेज की, तो उसके बारे में लोगों को सही तरीके से अवेयर होने की ज़रूरत है, जिससे कि वो सही तरीके से खुद से समझ सके, ना कि ऐसे ही किसी बात पर यकीन करके, रूमर पर यकीन करके लोग एक अलग कहीं भी स्विच करें या जो भी है। तो मतलब लोगों को जागरूकता का जो है, जागरूकता की कमी को हटाकर उसमें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। और जैसे हमने यूरोपियन यूनियन की बात की कि यूरोपियन यूनियन में GDPR है, तो उसी तरह की एक सशक्त पॉलिसी की भारत में ज़रूरत है। हालांकि भारत में जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें बहुत सही प्रावधान, अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो बिल ही है, पास नहीं हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सशक्त पॉलिसी की ज़रूरत है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी इस तरह के मैसेंजर सर्विसेज में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उनकी जो भी चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर जो है पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, उनको ध्यान में रखकर नीति बनाने की ज़रूरत है। और इसी के हिसाब से, इन्हीं को ध्यान में रखकर कानूनी प्रावधानों की ज़रूरत है। और अन्य मंचों के विकल्प की बात करें तो क्योंकि हालांकि भारत जो है वो तकनीकी के मामले में अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर इसके किसी विकल्प की बात करें तो भारत में ऐसा इसका कोई विकल्प नहीं है। भारत को ज़रूरत है कि वो अपने भी विकल्प पेश करे, जिससे कि क्योंकि अगर लोगों के पास स्विच करने के लिए विकल्प रहेगा तो इससे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो इस तरीके का बनाएंगे जिससे कि जो लोगों, यूज़र्स की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो कहीं भी उनके हिसाब से, जिससे कि डेटा पर जो है यूज़र्स का कंट्रोल थोड़ा बढ़ सके। क्योंकि अगर ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो इससे उन पर कहीं ना कहीं एक दबाव रहेगा कि वो इस तरीके की पॉलिसी बनाएं जिससे कि डेटा जो है उनका सेफ रहे, उनकी जो निजता है उसका हनन ना हो कहीं भी। तो इन सब के ये सब कदम उठाए जा सकते हैं जिससे इन चुनौतियों से निपटा जा सके। तो चलिए अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण के संदर्भ में नवीन नीति जारी की है। उक्त नीति के बारे में संक्षेप में लिखते हुए इससे जुड़े मुख्य सरोकारों को बताइए। साथ ही निजता के उल्लंघन की रोकथाम हेतु विद्यमान विधि एवं सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए नवीनतम प्रयासों को भी बताइए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुलाकात होगी कल फिर किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।